हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का 6th चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ऑथर हैं इसके रॉबर्ट पीटरसन और ये एक फिक्शन का चैप्टर है, काफ़ी बोरिंग सा रहेगा। तो इसके अंदर मेन किस चीज़ के बारे में बात की जाएगी? रिचर्ड एब्राइट के बारे में। हैज़ रिसीव्ड द सीरियल स्कॉलर अवार्ड एंड द स्कीरिंग प्लफ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब रिचर्ड एब्राइट एक साइंटिस्ट से इन्हें अवार्ड मिला था बायोकेमिस्ट्री के लिए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। अब इनका रिचर्ड एब्राइट का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज के लिए, तो उसी की वजह से ये साइंस के वर्ल्ड में आए, यानी कि साइंटिस्ट बन पाए। तो चलिए पूरी स्टोरी को जानेंगे, पूरी स्टोरी में क्या दिया गया है। सो एट द एज ऑफ 22, अब 22 साल की उम्र में, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑफ हाउ सेल्स वर्क। अब 22 साल की उम्र में एब्राइट ने, जो हमने रिचर्ड एब्राइट अभी नाम पढ़ा, इनको अवार्ड मिला था स्काउट ऑफ द ईयर अवार्ड। और वो किस लिए मिला था? क्योंकि इन्होंने सेल कैसे काम करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर किसी भी बॉडी के अंदर सेल किस तरह से काम करता है, उस बारे में एक थ्योरी दी थी, जिससे कि साइंटिफिक वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई थी या काफ़ी ज़्यादा उछाल आ गया था। Richard H. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. अब इनके दोस्त थे, एक तो थे रिचर्ड एच एब्राइट और एक इनके कॉलेज के रूममेट या इनके दोस्त कह लीजिए। इन दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था एक आर्टिकल के अंदर, और वो आर्टिकल इनका पब्लिश हुआ था प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इस जर्नल के अंदर इनका आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। अब ऐसा पहली बार हो गया था कि किसी कॉलेज स्टूडेंट की जो थ्योरी है उसको जर्नल साइंटिफिक जर्नल, यानी कि इस जर्नल ने, ये प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इस जर्नल में पब्लिश किया गया था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। अब अगर हम इसको स्पोर्ट्स से रिलेट करें तो स्पोर्ट्स के अंदर जैसे बड़ी बड़ी लीग्स होती हैं, उसमें कोई 15 साल का अगर बच्चा है, 15 साल की एज का कोई पर्सन है, उसने इसमें बैट के थ्रू, यानी कि बेसबॉल वाले गेम के अंदर अपने बैट के थ्रू रन मार दिए काफ़ी ज़्यादा, उस तरह से एकदम से कोई उछाल आया था जैसे उसमें, उसी तरह साइंस में भी इस बंदे की वजह से काफ़ी ज़्यादा उछाल आया। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। अब काफ़ी लंबे समय की मेहनत के बाद रिचर्ड के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी साइंस के फील्ड में और अदर फील्ड्स में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और इन सब की शुरुआत मेनली कहाँ से हुई थी? बटरफ्लाइज से हुई थी। पूरी स्टोरी में, पूरे चैप्टर में हम बटरफ्लाइज के बारे में ही ज़्यादा जानेंगे। सो एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। अब जब एब्राइट छोटे थे तब ये इनकी पढ़ाई लिखाई या ये बड़े कहाँ हुए? पेंसिल्वेनिया के अंदर। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर। अब ये बताते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा कुछ करने के लिए मेरे पास था नहीं, या ज़्यादा कुछ मैंने वहाँ पर नहीं किया। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ 1। अब यहाँ पर मेरे इतने फ्रेंड्स भी नहीं थे कि मैं वहाँ फुटबॉल या बेसबॉल की एक टीम बनाकर खेल सकूँ। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन वहाँ पर मेरे पास करने को एक चीज़ थी, और वो चीज़ क्या थी? कि मैं चीज़ों को इकट्ठा कर सकूँ। यानी कि इन्हें शुरू से चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक़ था। सो ही डिड, और वो ऐसा करते भी थे। एंड डिड ही एवर, और आज तक करते आ रहे हैं। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, अब जब ये केजी क्लास में थे, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। जब ये किंडरगार्टन यानी कि केजी में थे, प्ले स्कूल के अंदर थे, तभी इन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, और उसी डिटर्मिनेशन से ही करते थे जिस तरह की आज की एक्टिविटीज़ की जाती हैं इनके द्वारा। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। अब इसके अलावा ये छोटे छोटे पत्थर को, कुछ फॉसिल्स वगैरह जैसे खनिज पदार्थ बोलते हैं जिन्हें हम, जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, आयरन वगैरह कुछ भी, या इससे रिलेटेड कुछ भी जो फॉसिल्स होते हैं वो सभी, या फिर कॉइन्स, सिक्के वगैरह भी इकट्ठे करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, ये एक एस्ट्रोनॉमर भी बने। 2 समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी ये स्टार गेजिंग करते रहते थे, यानी कि तारों को पूरी रात देखा करते थे, इसीलिए इनका इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में भी आया था। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। अब स्टार्टिंग में तो इनकी ड्राइविंग में क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, और इनका माइंड भी था वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था, शानदार था। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग।
अब इनकी माताजी भी ऐसी थी जिन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया, काफ़ी ज़्यादा सराहना की कि हाँ तुम अच्छे हो पढ़ने में, अपना इंटरेस्ट इसमें और डेवलप करो। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो इन्हें ट्रिप्स पर भी ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, इन्हें टेलीस्कोप भी लेकर दिए, माइक्रोस्कोप भी लेकर दिए, कैमराज भी लेकर दिए और माउंटेनिंग मटेरियल भी लेकर दिए, कुछ अदर इक्विपमेंट्स भी लेकर दिए। एंड हेल्प इन मैनी अदर वेज, और अलग अलग काफ़ी तरीक़ों से इनकी मम्मा ने इनकी हेल्प की थी एब्राइट की। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, मदर सेड। अब इनकी मम्मा बताती हैं कि जब इनका स्कूल स्टार्ट हुआ था एब्राइट का, तब इनकी अकेली कंपेनियन इनकी मम्मा ही थी। एंड दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते गए, इनके दोस्तों को भी मैंने घर पर आने के लिए अलाउ कर दिया था। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को हम दो ही होते थे, हम दोनों ही एक साथ जो करते थे काम। रिची वॉज, अब रिचार्ड को ही रिची कहा गया, पेट नेम बताया गया यहाँ। वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। अब इनकी मामा बताती हैं कि जब रिची यानी कि रिचार्ड एब्राइट जो है वो 3rd ग्रेड के अंदर थे, तभी इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरी पूरी लाइफ जो है वो रिची ही है। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। अब ये रिचार्ड और इनकी मम्मा पूरी शाम लगभग डाइनिंग रूम टेबल पर ही बिताते थे। If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work but learning things. अब इनकी मम्मा आगे बताती हैं कि अगर कुछ करने को नहीं होता था इसके पास, तो मैं इसे कुछ ना कुछ काम दे देती थी। हालांकि वो काम फिजिकल वर्क नहीं होता था, स्टडी से रिलेटेड या लर्निंग से रिलेटेड होता था। ही लाइक्ड इट, और क्योंकि एब्राइट को पढ़ना पसंद था इसलिए वो भी इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, क्योंकि वो पढ़ना भी चाहता था, यानी कि नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना उसे अच्छा लगता था एब्राइट को। एंड लर्न ही डिड, और वो पढ़ते रहता था। ही लर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल्स, अब ये स्कूल में भी टॉप ग्रेड्स लेकर आते थे। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल ऑन एवरीडे थिंग्स, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। अब इनकी मम्मा बताती हैं कि ये बाकी बच्चों की तरह डेली थिंग्स भी करते थे, लेकिन पढ़ाई में बाकियों से होशियार थे। By the time he was in 2nd grade, और जैसे 2nd ग्रेड में एब्राइट had collected all 25 species of butterflies found around his hometown। अब आगे इनकी मामा बताती हैं कि जब ये 2nd ग्रेड में हुए तब तक इन्होंने बटरफ्लाइज़ की जितनी 25 स्पीसीज़ इनके आसपास के एरिया में थी वो सारी इकट्ठी कर ली थी, और ये हमें नीचे वाले टेबल में दी भी गई है। स्पीसीज़ एंड सब स्पीसीज़ ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया, मतलब पेंसिल्वेनिया जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर इनके आसपास जो भी इन्हें 25 बटरफ्लाइज स्पीसीज़ दिखी वो इन्होंने कलेक्ट की थी 6 हफ्तों के अंदर। ये इन्होंने 6 टोटल 25 हैं इसमें बटरफ्लाई की स्पीसीज़, जिसमें से 6 मेन हैं। और इस चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ें? मोनार्ड्स के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड। अब आगे बताते हैं रिचर्ड एब्राइट कि ये शायद बटरफ्लाई कलेक्शन में मेरा एंड ही होता, बट देन माई मदर गोट मी चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स और मोनार्च 10। लेकिन इनकी मम्मा ने इन्हें एक छोटे बच्चों की बुक लाकर दी, जो बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। अब ये आगे बताते हैं कि इस बुक की वजह से क्या हुआ, इनका इंटरेस्ट जो है वो बटरफ्लाइज में बढ़ता गया, क्योंकि उस बुक में मेनली क्या था कि मोनार्च बटरफ्लाइज जो हैं वो किस तरह से सेंट्रल अमेरिका की तरफ चली जाती हैं, अपना घर बार छोड़कर माइग्रेट हो जाती हैं, उस बारे में थी ये बुक। और इसी वजह से इन्हें और बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का और साइंस के वर्ल्ड में एक्सप्लोर करने का मौका मिला, इंटरेस्ट इनका बढ़ता गया। एट द एंड ऑफ बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, और बुक के एंड में एक इनविटेशन दिया गया था, यानी कि एक नोट दिया गया था कि अगर आप भी मतलब बटरफ्लाइज के माइग्रेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए इनवाइटेड हैं, यानी कि आप भी हमें मेल वगैरह या कुछ भी कर सकते हैं। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कुहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। अब कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, उसमें एक प्रोफेसर थे डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कुहार्ट। उन्होंने लास्ट में नोट लिखा हुआ था कि बटरफ्लाइज को टैग कीजिए और अपनी रिसर्च कीजिए इस पर कि वो कहाँ तक जाती हैं, इनकी उनके माइग्रेशन के बारे में जानिए। सो एब्राइट्स मदर रोड टू उर्कुहार्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव्स टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स।
तो उसके बाद उनकी मम्मा ने यानी कि एब्राइट की मम्मा ने डॉक्टर उर्कुहार्ट को एक लेटर लिख दिया था और उस लेटर को रिसीव करने के बाद डॉक्टर उर्कुहार्ट ने एब्राइट को यानी कि रिचर्ड एब्राइट को वो सारे मतलब एडेसिव टैग्स भेज दिए थे जो कि मोनार्च के यानी कि बटरफ्लाइज के विंग्स पर लगाकर वो चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक ये बटरफ्लाइज जो हैं वो चली जाती हैं। Anyone who found a tag butterfly was asked to send the tag to डॉक्टर उर्कुहार्ट। और जिसे भी ये बटरफ्लाई मतलब बटरफ्लाई के विंग पर वो टैग लगा दिया, उसके बाद उसे उड़ा दिया यानी कि उड़ने के लिए भेज दिया। फिर चेक किया जाता था कि ये बटरफ्लाई कहाँ तक जाती है, और जिसे भी वो बटरफ्लाई मिलती थी उस टैग पर कोई ना कोई नोट लिखा होता था या एड्रेस लिखा होता था कि ये जो टैग है डॉक्टर उर्कुहार्ट को भेज दीजिए और अपना एड्रेस वगैरह भेज दीजिए। इस तरह का कुछ नोट वगैरह होता था जिससे कि उन्हें पता चल सके कि ये बटरफ्लाई कितनी लंबाई तक यानी कि कितनी दूरी तक आगे गई हैं। सो द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन द लेट समर। अब ये बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीज़न था, ये लगभग 6 हफ्ते तक लेट समर में चलता था, जो कि ग्राफ में भी नहीं मतलब 6 हफ्ते तक ये ट्राई किया गया था और ग्राफ भी हमें नीचे दिया गया है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अभी आगे बताते हैं कि अगर आप एक एक करके इन्हें पकड़ने लगोगे तो आप कोई काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज को कलेक्ट नहीं कर पाओगे या पकड़ नहीं सकोगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो अब एब्राइट के लिए आगे का काम क्या आ गया था कि बटरफ्लाइज को एकदम से इकट्ठा तैयार करे वो किसी न किसी तरह। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, और उसके लिए उसने एक फ़ीमेल मोनार्च को कलेक्ट किया, टेक हर एग्स, उसके बाद उसके एग्स को कलेक्ट किया, उन्हें बड़ा किया अपने बेसमेंट के अंदर थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उनके मतलब बड़े होने का प्रोसेस भी उसने देखा। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, फिर वो एग से कैटरपिलर बना, फिर एक प्यूपा बना यानी कि एक छोटा सा बटरफ्लाई बना, और उसके बाद बड़ा बटरफ्लाई बना। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। अब उसके बाद जब वो बटरफ्लाई बड़े हो जाते थे तो ये एब्राइट क्या करते थे, उस बटरफ्लाई के विंग पर एक टैग लगा देते थे, एडेसिव टैग, और फिर उसे उड़ा देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्च इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और काफ़ी सालों तक इनके जो घर का बेसमेंट था, एब्राइट के घर के बेसमेंट, वो काफ़ी सारे मोनार्च का मतलब डेवलपमेंट स्टेज का एक घर बन गया था, यानी कि काफ़ी सारे मोनार्च वगैरह की लाइफ साइकिल इन्होंने देखी थी। अब यहाँ पर ये देखिए 6 हफ्ते में जो इन्होंने 6 स्पीसीज़ काइंड कलेक्ट किए थे वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल ये 25 हैं। सो इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज़ इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। और धीरे धीरे फिर एकदम से क्या हुआ, एब्राइट का जो इंटरेस्ट था वो इसमें कम हो गया बटरफ्लाइज को टैग करने में। इट्स टीडियस, अब ये काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला था, ये कह रहे हैं। टीडियस का मतलब होता है थकाने वाला या उबाने वाला। एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, और इसका काफ़ी ज़्यादा फीडबैक भी नहीं आता था। एब्राइट ये बताते हैं, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, अभी तक मैंने पूरे समय में हालांकि यही किया था। इस बात को वो हंसते हुए कहते हैं। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। अब ये बताते हैं, ये तो हंसने वाली ही बात है कि इन्होंने जितनी भी बटरफ्लाइज उड़ाई थी उसमें से इन्हें वापस कितनी या टैग कितनों के मिले, सिर्फ 2 बटरफ्लाइज के ही मिले। इसलिए इन्होंने ये सोचा कि ये काफ़ी ज़्यादा टीडियस है, बोरिंग है। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और आगे ये बताते हैं कि ये जहाँ से मैंने इनको उड़ाया था मेरे घर से, वहाँ से लगभग 75 मील से ज़्यादा दूरी इन्होंने तय नहीं की थी इन बटरफ्लाइज ने। इस वजह से काफ़ी इन्हें बोरिंग भी लगा। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is and when he entered a county science fair। लेकिन जब 7th ग्रेड में थे तब इन्हें एक हिंट मिला कि रियल साइंस क्या है। और ये हिंट इन्हें कैसे मिला, जब इन्होंने साइंस फेयर में, एक काउंटी साइंस फेयर में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, और उसमें हार गए थे। इट वॉज़ रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब सी घटना हुई थी कि ये एक मतलब ऐसे प्रोग्राम में बैठे हैं, एक फेयर में बैठे हैं, साइंस फेयर में, जहाँ पर बाकी सभी को तो इनाम मिला है, कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिला। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़ विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब इनका ये पहली बार काउंटी साइंस फेयर था, इसमें इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था, फ्रॉग टिश्यूज़ की स्लाइड्स को दिखाया था एक माइक्रोस्कोप के थ्रू। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स। अब इन्हें तब लास्ट में जब ये हार गए थे तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि बाकी सभी विनर्स ने तो कोई ना कोई रियल एक्सपेरिमेंट किया है, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। मेरी तरह कोई खाली स्लाइड वगैरह नहीं चलाई, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किया है। तब इन्हें ये बात फील हुई। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट डिराइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग। और तब से इनके बीच में एक स्पिरिट सा आ गया, इनके बीच में एक भावना सी जागी कि हाँ मैंने भी कुछ ना कुछ करना है।
आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। और तब इन्हें रियलाइज़ हो गया कि अगले साइंस फेयर के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो बढ़िया रियल एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बिन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। और तब इन्होंने बताया कि ये जो काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं इंसेक्ट्स के ऊपर, कीड़ों मकोड़ों के ऊपर, बटरफ्लाइज़ के ऊपर, यही है ये जो काफ़ी समय से काम करते आ रहे हैं और इसके बारे में ही आगे अब कर सकते हैं जो कर सकते हैं। सो ही रोड टू डॉक्टर उर्कूहार्ट फॉर आइडियाज़। तो इन्होंने डॉक्टर उर्कूहार्ट को एक लेटर लिखा जिसमें कि उनसे इन्होंने आइडियाज़ मांगे एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। और डॉक्टर उर्कूहार्ट के द्वारा भी इन्हें काफ़ी सारे सजेशंस दिए गए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू ही स्कूल्स एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। और उन सजेशंस के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही एब्राइट पूरा टाइम हाई स्कूल में बिजी रहते थे। और इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइज़ भी जीते, चाहे वो काउंटी फेयर हो या फिर इंटरनेशनल साइंस फेयर हो। फॉर इज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, अब 8वीं ग्रेड में हो गए थे तब इनका प्रोजेक्ट था। एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्च कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। और तब इनका प्रोजेक्ट क्या था कि ये जो मोनार्च कैटरपिलर्स हैं जो हर एक सालों में बहुत ज़्यादा मरते रहते हैं, ये किसी बीमारी से मरते हैं, तो उस बारे में ये जानना चाहते थे। एब्राइट दो द डिसीज़ थॉट द डिसीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। अब बीटल क्या होता है? बीटल होता है ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। तो एब्राइट ने पहले तो ये सोचा कि ये जो बीमारी है ये काफ़ी मतलब एक ग्रुप को ही, कीड़ों के ग्रुप को ही एक साथ लगती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। और इसीलिए इन्होंने कैटरपिलर्स को जो बड़ा करना शुरू किया वो उन्हीं इंसेक्ट्स के ग्रुप के बीच में ही शुरू कर दिया था। आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट। तब इन्हें कोई भी रियल रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि इसका मतलब रिजल्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ इन्हें। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। लेकिन इन्होंने फिर भी एक्सपेरिमेंट अपना दिखाया और इससे पता लगा कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है कुछ ना कुछ और इस बार ये जीत गए थे। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च। अब अगले साल का इनका साइंस प्रोजेक्ट इन्होंने चूज़ किया था, वो साइंस प्रोजेक्ट था कि जो वाइसराय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्च को कॉपी करती हैं, इस बारे में इनकी थ्योरी थी। सो द थ्योरी वॉज दैट वाइसराय लुक लाइक मोनार्च बिकॉज मोनार्च डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब अगले साल का इनका प्रोजेक्ट या थ्योरी थी वो क्या थी कि वाइसराय जो बटरफ्लाइज है वो मोनार्च बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। और उन कॉपी करने का रीज़न क्या रहता है कि मोनार्च बटरफ्लाइज बर्ड्स को खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती, इसीलिए वाइसराय बटरफ्लाइज भी उन्हें कॉपी करती हैं ताकि जो बर्ड्स हैं वो वाइसराय बटरफ्लाइज को भी ना खाएं। वाइसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। लेकिन वाइसराय बटरफ्लाइज तो टेस्ट में गुड होती थी, इसीलिए वाइसराय बटरफ्लाइज उन्हें कॉपी करती थी ताकि बर्ड्स वाइसराय बटरफ्लाइज को भी ना खाएं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्च द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। इसीलिए वाइसराय बटरफ्लाई सोचती थी कि जितना हम इनके तरह मोनार्च की तरह दिखना शुरू कर देंगे उतना ही कम हमें किसी बर्ड का डिनर बनना पड़ेगा। Ebright's project was to see whether in fact the birds would eat monarchs। अब एब्राइट का मेन प्रोजेक्ट तो क्या था, वो ये देखना चाहते थे कि बर्ड्स क्या मोनार्च बटरफ्लाइज को भी खाते हैं या नहीं खाते। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तब इन्हें ये पता चला कि स्टारलिंग क्या होता है, एक यूरोपियन बर्ड है जो कि मतलब बिल्डिंग्स के आसपास अपना घोंसला बनाते हैं। तो वो स्टारलिंग बर्ड है, वो नॉर्मल बर्ड फूड नहीं खाते हैं, ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाते, वो मोनार्च को खाते हैं। इट वुड ईट ऑल द मोनार्च इट कुड डेट। जितने भी मोनार्च इन्हें मिलते हैं वो सारे ही खा जाते हैं। ए ब्राइट सैड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्च। अब एब्राइट ने बाद में बताया रिसर्च करके पूरी तरह से कि वाइसराय बटरफ्लाइज ज़रूर ही मोनार्च को कॉपी करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न। अब इसके लिए साइंस फेयर जो काउंटी साइंस फेयर था उसके बीच में जूलॉजी डिवीज़न में तो इन्हें फर्स्ट प्लेस मिला और थर्ड प्लेस मिला इन्हें काउंटी साइंस फेयर के अंदर, पूरे ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है। ये ऊपर वाली जो है वो मोनार्च बटरफ्लाइज हैं और ये नीचे वाली जो है ये वाइसराय बटरफ्लाइज हैं। अब वाइसराय बटरफ्लाइज किसी न किसी तरह मोनार्च की तरह दिखना चाहती हैं ताकि वो किसी बर्ड का भोजन ना बने। और इसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि मोनार्च बटरफ्लाई खाने में बर्ड को टेस्टी नहीं लगती थी, लेकिन वाइसराय बटरफ्लाई काफ़ी टेस्टी थी खाने में बर्ड्स के लिए।
सो इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अब हाई स्कूल का इनका सेकेंड ईयर था, रिचर्ड एब्राइट बिगिन द रिसर्च दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। अब रिचर्ड एब्राइट ने एक रिसर्च शुरू कर दी थी, और वो रिसर्च क्या थी, वो जानना चाहते थे कि कोई अजीब सा इंसेक्ट है, उसके हार्मोन के बारे में ये जानना चाहते थे। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और इनडायरेक्टली इनकी ये जो थ्योरी थी, ये जो रिसर्च थी अननोन इंसेक्ट के हार्मोन पर, ये किस बारे में थी कि सेल की लाइफ कितनी होती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर देख लें या फिर किसी भी इंसेक्ट बॉडी के अंदर देख लें, उसमें जो भी सेल होते हैं उनकी लाइफ कितनी होती है, उस बारे में इनकी थ्योरी थी। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वो सिंपल, अब इनका जो क्वेश्चन था उसका आंसर इन्हें काफ़ी सिंपल सा लगा। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्च प्यूपा। और ये क्वेश्चन क्या था इनका कि मान लीजिए एक बटरफ्लाई है, अब इस बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं, उस विंग्स के ऊपर 12 छोटे छोटे जो डॉट्स हैं वो बने होते हैं। अब मान लीजिए ये एक बटरफ्लाई है और उसके ना 12 विंग्स पर 12 छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं, और उन डॉट्स या स्पॉट्स को ही, कहाँ गया हमारा, हाँ ये रहा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स। अब मोनार्च प्यूपा होते हैं, मोनार्च बटरफ्लाई है यानी कि छोटी मोनार्च बटरफ्लाई, उनके स्पिन्स पर यानी कि उनके जो पंख होते हैं उसके ऊपर 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स बने होते हैं, छोटे छोटे दाग से बने होते हैं 12 गोल्ड स्पॉट्स। उसका पर्पज़ जानना चाहते थे मेनली ये इनका क्वेश्चन था। सो एवरीवन एज्यूम द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, अब सभी को लगता था कि ये जो स्पोर्ट्स हैं, ये जो दाग हैं छोटे छोटे, ये ऑर्नामेंटल है, नॉर्मल से हैं या सजावटी हैं, यानी कि दिखाने के लिए ही हैं। एब्राइट सेड बट डॉक्टर उर्कुहार्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन जो डॉक्टर उर्कुहार्ट थे उन्हें ये बिलीव नहीं था कि ये नॉर्मल हैं, ऑर्नामेंटल हैं, सजावटी हैं, ऐसा नहीं है। इन्हें तो बिलीव था कि कुछ ना कुछ इनका काम होता है। टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड अनदर excellent science students first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। तो इसीलिए इसका आंसर जानने के लिए एब्राइट ने और काफ़ी अदर स्टूडेंट्स ने एक डिवाइस बिल्ड की, एक डिवाइस को बनाया। उस डिवाइस के थ्रू हम ये जान सकते थे कि ये जो बटरफ्लाई के ऊपर जो 12 स्पॉट्स हैं छोटे छोटे गोल्ड वाले, ये उनके हार्मोन के लिए नेसेसरी हैं, यानी कि हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए नेसेसरी होते हैं, उनको बड़ा करने के लिए। So this project won Ebright's first place in the county fair and entry into the international science and engineering fair। अब इस प्रोजेक्ट को प्रूव करने के बाद एब्राइट को उस काउंटी फेयर में भी फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। पहले तो थर्ड प्लेस था, अब फर्स्ट प्लेस हो गया। इसी के साथ ही इन्हें इंटरनेशनल साइंस में और इंजीनियरिंग फेयर में भी एंट्री मिल गई थी। देयर ही वॉन द थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ पर इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर इन्हें थर्ड प्लेस मिला था जूलॉजी के अंदर। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। अब एंटोमोलॉजी वर्ड आया, एंटोमोलॉजी क्या होता है, इंसेक्ट्स की स्टडी, यानी कि कीड़ों मकोड़ों की स्टडी करना। तो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर ही इन्हें एक चांस मिल गया था समर की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में काम करने का, और वो लेबोरेटरी का नाम क्या था, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa। अब हाई स्कूल का जूनियर होने के नाते भी, यानी कि जूनियर होते हुए भी, रिचर्ड एब्राइट ने अपना जो काम था मोनार्च प्यूपा के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो गोल्ड स्पिन्स के ऊपर या गोल्ड स्पॉट्स के ऊपर, उस पर अपना जो काम था वो कंटिन्यू रखा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और इस बार के प्रोजेक्ट में इन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी पहला प्लेस मिल गया था, और उसके बाद इन्हें फिर से आर्मी लेबोरेटरी में समर में काम करने का मौका मिल गया था। इन हिज सीनियर ईयर, अब सीनियर ईयर में आगे स्कूल के, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, तब इन्हें एक और आगे स्टेप करने का मौका मिला, यानी कि और आगे बढ़े। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्च विंग इन अ कल्चर एंड showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। अब अगली बार ये सेल्स पर काम करने लग गए थे। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्च विंग, अब इन्होंने मोनार्च के एक विंग से जो सेल्स थे उनको किस तरह से वो ग्रू होते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानने की पूरी कोशिश की, उस पर काम किया, और इन्होंने ये जानकारी निकाल ली थी कि जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, जो 12 डॉट गोल्ड स्पॉट्स होते हैं जिसे इन्होंने काफ़ी लोगों ने ऑर्नामेंटल बताया था,
वो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, अगर उन्हें उतारकर दूसरे बर्ड के, दूसरे बटरफ्लाई के विंग्स पर लगाया जाए तो भी वो अच्छे से काम करेंगे। ये जानकारी इन्होंने प्राप्त कर ली थी। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और इस बार का प्रोजेक्ट भी इनके जूलॉजी के अंदर भी फर्स्ट प्लेस लेकर आया था इंटरनेशनल फेयर के अंदर। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब ग्रेजुएशन के बाद समर में भी इन्होंने अपना काम जो है आर्मी लेबोरेटरी के अंदर भी कंटिन्यू रखा। उसके अलावा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में भी इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये फ्रेशमैन थे, यानी कि वहाँ पर इन्होंने एडमिशन ले लिया था उसी गर्मियों में। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तब वे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी थी वहाँ पर गए एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और वहाँ पर जो गोल्ड स्पॉट थे वो बटरफ्लाई के ऊपर, उसके हार्मोन के ऊपर ये जो काम कर रहे थे उसे आगे कंटिन्यू किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। और उस लेबोरेटरी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करते हुए उन्होंने ये जानकारी प्राप्त कर ली थी कि वो जो हार्मोन होते हैं, जो गोल्ड स्पॉट्स के हार्मोन हैं, वो किस तरह से डेवलप होते हैं या उनकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी जानकारी उन्होंने ढूंढ ली थी इस बार। ईयर एंड हाफ लेटर, अब लगभग 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, जब इनके जूनियर ईयर में थे ये अपने कॉलेज के अंदर ही, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। तब इन्हें सेल लाइफ के बारे में न्यू थ्योरी इनकी थी, उसके बारे में एक आइडिया आ गया था, जो कि हमने स्टार्टिंग में सेल लाइफ की थ्योरी के बारे में पढ़ा। 22 साल की उम्र में इन्होंने गेन की थी जो। सो इट केम while he was looking at एक्सरे फोटोज़ ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। अब तब इन्हें सेल लाइफ की जो थ्योरी थी उसके बारे में आइडिया कब आया था, जब ये हार्मोन की जो केमिकल स्ट्रक्चर बना रहे थे उसकी एक्सरे फोटोज़ को देख रहे थे, उस समय उन्हें ये आइडिया आया। When he saw those photos, Ebright didn't shout, "Eureka!" or even "I have got it." अब जब ये फ़ोटोज़ देख रहे थे एब्राइट, तब इन्होंने बिल्कुल भी शाउट नहीं किया, बिल्कुल भी एक्साइट नहीं हुए या ये नहीं बोला यूरेका। यूरेका क्या होता है? अ क्राई ऑफ ट्रिम्प एट डिस्कवरी, यानी कि किसी नई चीज़ के मिलने पर जब हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो ज़ोर से चिल्लाते हैं कि अरे वाह मुझे ये मिल गया, ऐसे वैसे करके। उस तरह की शाउटिंग इन्होंने बिल्कुल नहीं की। बट ही बिलीव्ड दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, द फोटोज़ गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स। अब साथ ही साथ इन्हें ये भी यकीन हो गया था कि ये तो हार्मोन्स, इंसेक्ट के हार्मोन्स पर काम कर रहे थे, उसी के साथ साथ इन्हें इनके सबसे जो मोस्ट बायोलॉजिकल पजल थी उसका भी आंसर मिल गया। और वो बायोलॉजिकल पजल क्या थी? हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि जो डीएनए का ब्लूप्रिंट होता है उससे सेल कैसे रीड कर लेता है। डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। अब डीएनए क्या होता है? किसी भी सेल के अंदर डीएनए इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी आनुवंशिकता को प्रेजेंट करता है, हेरिडिटी को प्रेजेंट करता है। सो इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ अ सेल। अब डीएनए क्या डिटरमाइन करता है? सेल के फंक्शन को और फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। तब इन्होंने ये बात भी बोल दी कि डीएनए जो है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट है। ये बात भी इन्होंने बोली थी रिचर्ड एब्राइट ने। सो एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल द नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। अब एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग थे, उन्होंने पूरी रात इसके बारे में पिक्चर्स को ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया प्लास्टिक मॉड्यूल्स को और मॉलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉड्यूल्स को, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से ये सारी चीज़ें डीएनए वगैरह की होती हैं। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और उसके बाद इन दोनों ने मिलकर उस पेपर पर, यानी कि उस जर्नल के अंदर अपना पेपर रिप्रेजेंट किया था जिसमें इन्होंने सारी थ्योरी दी थी। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। अब जिस बच्चे को आज तक कोई नहीं जानता था इतना ज़्यादा, उसने एकदम से इतनी बड़ी थ्योरी देकर सबको सरप्राइज़ कर दिया था। और 1510 बच्चों की क्लास में इनका सेकंड रैंक आया था पूरी क्लास के अंदर।
हार्वर्ड से जब ये ग्रेजुएट हुए थे। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और उसके बाद इन्होंने एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होने के नाते वहाँ पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ही रिसर्चर के रूप में काम किया, रिसर्च करते रहे वहीं पर। देयर ही बिगिन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, और उसके बाद अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए ये फिर से वहीं पर काम करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, और अगर इनकी ये थ्योरी करेक्ट होती है तो क्या होगा, तो इस तरह से काम होगा कि इनकी जो लाइफ का प्रोसेस है उसको समझने के लिए जो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, इतना मत्था मार रहे हैं, वो पॉसिबली ट्रू हो जाएगा। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease, और इसके बाद इन्हें क्या नए आइडियाज़ मिलेंगे कि कई तरह के डिसीज़ होते हैं जैसे कैंसर वगैरह है, इनसे बचने के भी इन्हें उपाय मिल जाएंगे। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सब किस वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि एब्राइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे, ब्राइट थे, और काफ़ी ज़्यादा इनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, यानी कि साइंस के अंदर इनको एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, काफ़ी ज़्यादा जानने में उत्सुक रहते थे बातों को। हिज हाई स्कूल रिसर्च into the purpose of sports on a monarch pupa eventually led him to the theory about the cell life। अब ये हाई स्कूल के अंदर रिसर्च तो कर रहे थे मोनार्च प्यूपा के ऊपर, जो स्पोर्ट्स होते हैं गोल्ड स्पोर्ट्स 12, उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, और वहीं उसी ब्लूप्रिंट से ही, हार्मोन के ब्लूप्रिंट से इन्हें सेल की लाइफ के बारे में जानकारी मिल गई, और इन्होंने बाद में अपनी जो सेल लाइफ की थ्योरी थी वो रिप्रेजेंट की। रिचर्ड एब्राइट हैड बिकम इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। अब रिचर्ड एब्राइट का इंटरेस्ट साइंस में तभी से बन गया था जब इन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करनी शुरू की, बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, क्योंकि इनका अदर चीज़ों में भी इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट। अब कैनोइस्ट क्या होता है? कैनोइस्ट होता है अ पर्सन हु पैडल्स अ कैनोई, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि कैनोई को चला सके। अब कैनोई क्या होती है? एक बोट होती है जिसे कि चप्पू से चलाया जाता है। तो एब्राइट साथ साथ एक चैम्पियन डिबेटर भी थे, एक पब्लिक स्पीकर भी थे, एक अच्छे कैनोइस्ट भी थे, ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर, ज़्यादातर वो नेचर की और साइंटिफिक एग्जिबिट्स की, यानी कि साइंटिफिक चीज़ों की फ़ोटो खींचा करते थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। हाई स्कूल के अंदर रिचर्ड एब्राइट ए ग्रेड के स्टूडेंट रहे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। अब इनके लिए लर्निंग तो काफ़ी ज़्यादा इजी थी, तो ये अपनी जो पूरी एनर्जी है वो डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब्स के अंदर ही ज़्यादा लगाते थे, क्योंकि पढ़ाई इनके लिए आसान थी। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड अ वेयर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स। अब इनके एक टीचर थे रिचर्ड ए वेरियर, मिस्टर वेरियर भी कह सकते हैं इन्हें। तो ये इनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, इन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प की थी रिचर्ड एब्राइट की। सो मिस्टर वेरियर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। अब आगे बताते हैं कि मिस्टर वेरियर मेरी लाइफ में परफेक्ट पर्सन रहे हैं तब से। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड। एब्राइट बताते हैं कि मिस्टर वेरियर की वजह से ही, रिचर्ड वेरियर की वजह से ही इनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते थे। सो रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरियर सेड। अब मिस्टर वेरियर भी कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा अपना बेस्ट देता था, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता रहता था। वट प्लीज्ड मी वॉज द पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interests। अब मिस्टर वेरियर साथ साथ ये भी कहते हैं कि मेरा जो ध्यान है वो रिचर्ड की तरफ कब अट्रैक्ट हुआ, जब वो पूरी रात में 3-4 घंटे इस डिबेट के बारे में भी काम करते रहे, साथ ही साथ बटरफ्लाइज पर इंटरेस्ट था उस पर भी काम करते रहे, तब मेरा अट्रैक्शन जो है वो रिचर्ड की तरफ गया। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव। अब आगे ये बताते हैं मिस्टर वेरियर कि रिचर्ड कॉम्पिटिटिव हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन में इंटरेस्ट रखते हैं। साथ ही साथ वो कंटिन्यू करके कहते हैं कि बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन ये बैड सेंस में कंपटीशन नहीं करते कि सिर्फ जीतने के लिए कंपटीशन नहीं करते हैं। रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज़। रिचर्ड का इंटरेस्ट विनिंग में नहीं था या विनिंग के लिए ही वो सिर्फ या प्राइज़ के लिए ही नहीं जीतते थे, रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। रिचर्ड इसलिए जीतते थे क्योंकि
वो अपना बेस्ट देना चाहते थे हर चीज़ में, इसीलिए वो उनका हमेशा फर्स्ट प्राइज़ आता रहता था ज़्यादातर। फॉर द राइट रीज़न ही वांट्स टू बी द बेस्ट, वो बैड रीज़न के लिए नहीं बल्कि सही रीज़न, राइट रीज़न के लिए ही अपना बेस्ट देते थे या अपना बेस्ट बनना चाहते थे खुद के लिए। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। साथ ही साथ आगे मिस्टर वेरियर कहते हैं कि यही चीज़ें हैं जो सारी मिलाकर एक साइंटिस्ट को तैयार करती हैं। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, इसके लिए हमारा माइंड बहुत ब्रिलियंट होना चाहिए, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हर एक चीज़ को जानने की। एंड मिक्स इन विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और सही चीज़ के लिए हमें जीतना चाहिए, यानी कि जीतने के लिए नहीं काम करना चाहिए, हमें तो अपना बेस्ट देने के लिए काम करना चाहिए। इस वजह से ही एक साइंटिस्ट अच्छे से तैयार होता है। इस तरह से मिस्टर वेरियर का कहना है। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और एब्राइट में सारी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और ये साइंस का वर्ड इनके लिए कब खुला, जब इनकी मम्मा ने इनको ये बुक ला कर दी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स। उस बुक को पढ़ने के बाद इनकी जो लाइफ है वो साइंस में अट्रैक्टिव हो सकी। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं खोई, यानी कि साइंस को जानने की हमेशा उन्होंने इच्छा रखी थी। तो ये रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने ये स्टोरी लिखी है, ये फिर फिक्शन का जो चैप्टर है ये लिखा है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और इस बुक के सभी चैप्टर्स, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के सभी चैप्टर्स मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में ऐड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लीजिएगा, क्लास 10th इंग्लिश नाम से लिंक मिलेगा आपको। उस लिंक में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आपको कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।